हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। 26 मार्च 1971 पाकिस्तान का एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक छोटे से मुल्क पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पर सामने आता है। इसकी शुरुआत होती है शेख मुजीबुर रहमान से। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के प्रेसिडेंट होने की वजह से वो बांग्लादेश के दूसरे प्रेसिडेंट बने। उस वक्त मुजीबुर रहमान के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। मुल्क में गरीबी और भूखमरी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त उनका पॉवर्टी रेट 80% से ज्यादा था। मुल्क की गरीबी और भूखमरी दूर करने के लिए एक नए इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान बनाना मुजीब गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी था। कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना भी जरूरी था। इसके साथ साथ मुल्क में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी जरूरी था। उसके बाद साल 1974 में बांग्लादेश में एक खतरनाक फ्लड आता है और बांग्लादेश को एक फेमाइन का सामना करना पड़ता है। इस फेमाइन यानी भूख की वजह से 15 लाख बंगाली लोग मारे जाते हैं। कंट्री में इन्फ्लेशन 400% से ज्यादा बढ़ जाता है। मुजीब गवर्नमेंट ने काफी उल्टे सीधे डिसीजन लिए जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इन सारे फेलियर की वजह से लोगों के बीच बहुत गुस्सा था मुजीब गवर्नमेंट को लेकर और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुजीब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब मुजीबुर रहमान ने देखा कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बिल्कुल खत्म हो रही है तो फिर उन्होंने एक डिक्टेटर की तरह काम करना शुरू कर दिया और कंट्री में इमरजेंसी लगा दी। मुजीबुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोजीशन खुद ही संभाल ली और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और एक पैरा मिलिट्री फोर्स बनाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। साल 1975 में बांग्लादेश एक सिंगल पार्टी बन गया। गवर्नमेंट का पूरे तरीके से अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल था, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली की हत्या कर दी गई और फिर अगले 2 सालों में कई पॉलिटिकल और मिलिट्री रेवर्स होते रहे। फिर साल 1977 में जनरल जियाउर रहमान अगले मार्शल लॉ एंड एडमिनिस्टर बनते हैं बांग्लादेश में। जनरल जिया ने भी मुल्क में कई पॉलिटिकल चेंजेस की। फॉरेन मनी को मुल्क में लाया गया। स्टॉक मार्केट को रीएक्टिवेट किया गया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों से अपना कंट्रोल खत्म किया जिसकी वजह से बाहर की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश में। उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन ने बांग्लादेश की मदद की। बांग्लादेश को तकरीबन $1 बिलियन की फंडिंग मिली। उसके बाद गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया। किसानों को सहूलतें दी गई और मुकम्मल आज़ादी दी गई कि वो अपनी मर्जी से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर साल 1983 में जनरल हुसैन मोहम्मद अरशाद पावर में आते हैं और वो भी मुजीबुर रहमान की तरह एक डिक्टेटर के तौर पर काम करते हैं। मुल्क में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जनरल हुसैन मोहम्मद अरशाद ने इकानमी पर बहुत फोकस किया। बांग्लादेश ने चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों से सीखा कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश ने साउथ ईस्ट पार्ट में एक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप किया जिससे बांग्लादेश ने दूसरे मुल्कों के साथ एक्सपोर्ट की। गवर्नमेंट ने एनजीओज पर फोकस किया। उन्होंने उन एनजीओज को फिर से चालू किया जो बंद हो गए थे। एनजीओज को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला और लोगों को एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग को ग्रुप लेवल पर पूरे तरीके से जोड़ा गया। एनजीओज ने लोगों की जिंदगी में बहुत तब्दीलियां की जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉवर्टी खत्म हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज आम लोगों तक पहुंचती रही। साल 1999 में बांग्लादेश में तकरीबन 2600 से ज्यादा एनजीओज काम कर रही थी, लेकिन लोग चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुल्क में आए, जबकि अरशाद गवर्नमेंट एक डिक्टेटर की तरह काम कर रही थी। फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किए और अरशाद गवर्नमेंट को खत्म किया। उसके बाद बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसके नतीजे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में फिर से आती है और इन्होंने भी इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा। इस गवर्नमेंट ने फॉरेन मनी को मुल्क में लाया। उस वक्त बांग्लादेश में 7 नए एक्सपोर्ट जोन बनाए गए और बांग्लादेश ने अपने आसपास के मुल्कों कोरिया, चाइना और वियतनाम से सीखा कि इकानमी को कैसे ग्रो किया जाए। बांग्लादेश ने गारमेंट्स इंडस्ट्री पर बहुत काम किया। मुल्क में गारमेंट्स इंडस्ट्री बनाई गई और कपड़ा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया गया। आज बांग्लादेश दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर गारमेंट मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है। बांग्लादेश के लोगों ने बाहर अरब कंट्रीज में जाना शुरू किया जिसकी वजह से मुल्क में पैसा आया। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत काम किया। दोस्तों, बांग्लादेश की इकानमी का एक बड़ा हिस्सा उनकी गारमेंट्स इंडस्ट्री है। आज भी बांग्लादेश की 10% इकानमी गारमेंट इंडस्ट्री पर चलती है। 80% से ज्यादा ट्रेड से गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है। आज बांग्लादेश को टेक्सटाइल किंग कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बांग्लादेश के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
تاکہ ہماری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔